दोस्तों, आप लोगों से एक आग्रह है कि जब मेरा वीडियो देखते हैं आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे कंटेंट को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि जो चीज़ मैं बनाता हूँ वो ऐसी चीज़ों पर प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ जो कि मुझे लगता है कि मेरे वीडियो जिस तरह के कंटेंट देखना चाहते हैं दो दर्शक हैं या जो भी वॉचर हैं, उस तरह के कंटेंट उनको विस्तृत रूप से जानकारी मिल सके कि आज के देश में क्या चल रहा है और किस घटनाओं का या कोई भी पॉलिटिकल घटनाएं जो अभी चल रही है तो उसके क्या मायने हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 3 मुद्दे पे। पहला मुद्दा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से उनको जमानत मिल गई, अंतरिम जमानत जो भी बोल दीजिए। दूसरा है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो प्रचार चल रहा है अमेठी में, उसके ऊपर दूसरी घटना करेंगे और ये भी आपको दोनों में टैली करके बताएंगे उसका प्रभाव क्या पड़ रहेगा, आने वाले फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ने वाला। और तीसरा जो सबसे जरूरी भी है कि आपने देखा होगा कि एक सेंसस आया, मुस्लिम जो जनसंख्या है उसकी कैसे बढ़ रही है और हिंदू लोगों की जनसंख्या भारत में कैसे घट रही है, उसके ऊपर उसके क्या मायने, उसका क्या प्रभाव हो सकता है, इस सब बातों में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत एजुकेशनल या एकेडमिक रूप से बोल सकते हैं, जानकारी के हिसाब से बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि मैं ये वीडियो में आपके पास ऐसे तथ्य रखने का प्रयास करूंगा जिसको आप चाहें तो अगर इंटरनेट पे जाकर चेक कर सकते हैं तो आपको ये सब फैक्ट मिलेगा, लेकिन मेरे बोलने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप मुझे नहीं लग रहा है कि कई लोग इस विषय को नहीं जानते होंगे। पहला हम मुद्दा को लेके उठते हैं जो कि अरविंद केजरीवाल का जो कल जमानत उनको मिली। आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया एंट्रिम जो अगर टेक्निकल अगर पचड़ों में बहस में ना अगर हम घुसे तो अंतरिम जमानत का मतलब क्या होता है ये जज साहब ही बता सकते हैं। अब जज साहब, हम दुनिया के हर या बोल सकते हैं इंडिया के हर संस्था पे हम उंगली उठा सकते हैं, उसके बारे में बोल सकते हैं कि गलत है सही है, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी डेमोक्रेसी में अगर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के ऊपर उंगली उठा के उसके जजमेंट का एनालिसिस न करे और उसके जज जो हैं वो उसको ये नहीं देखे कि उनका जो ये जजमेंट था वो किसी तरह से बायस था या किसी तरह से मैनिपुलेटेड था, तो क्या मतलब है डेमोक्रेसी का कि आप एक जुडिशियल सिस्टम को संविधान से बड़ा तो नहीं मान सकते आप कि आपके नीचे सारा संविधान करा, ऐसा तो है नहीं। तो हमारा ये हक भी है कि आपके हर चीज़ का एनालिसिस करना चाहिए। अब आते हैं होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ को, मैं केवल जजमेंट पे बात करूंगा, कुछ एग्जांपल दूंगा। अगर मान लीजिए कि आपने जो जजमेंट दिया और ये जजमेंट भी कैसा था कि कोर्ट ने सिर्फ आगे से बोला कि आप अरविंद केजरीवाल को आप जमानत के लिए क्यों नहीं आ रहे, वो गिरफ्तारी के मामले पे आ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आप जमानत को लेकर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खन्ना थे वो और उनका जो टीम था, जो कोर्ट थे, वो पहले से ही मन बना के बैठा था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत देना है। अब अगर आपको जमानत देना ही है, जो कि आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले जो हियरिंग हुआ था, जो कोर्ट का उस पर कमेंट आया था, ये आपको कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पहले से क्या निर्णय होने वाले हैं। तो ये पहले से आदमी के दिमाग में बैठ गया कि अरविंद केजरीवाल को इसलिए जमानत मिल सकती है। और आपने देखा भी होगा कि पहले से अरविंद केजरीवाल के जो आम आदमी पार्टी की जो बोल सकते हैं कि उनका ऑफिस है, वहां पे पहले से लोग जुटने लगे थे, मिठाइयाँ बंटने लगी थी। ये इस बात को दर्शाता है कि कोर्ट के जजमेंट को पहले से वो लोग कैसे जानते थे। अब आते हैं कि कोर्ट ने बोला क्या। जब तुषार मेहता ने सारी चीज बोल दी, राजू जो थे उन्होंने, ईडी के जो वकील हैं उन्होंने सारी बातें बोल दी कि इस जजमेंट से क्या क्या घाटा हो सकता है कि कल को कोई भी व्यक्ति आके बोल सकता है कि मुझे अपने वोट देना है या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको रियायत देनी पड़ेगी, उसको छोड़ना पड़ेगा पैरोल पे। जो जमानत पे आप जमानत भी मान सकते हैं कि उसको छोड़ना पड़ेगा। हम आगे आएंगे कि देश में कितनी ऐसी संस्था है जहां पे हम बाद में इसी वीडियो में बताएंगे कि कोर्ट को इतना कहां से टाइम मिल जाता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए या उनकी आम आदमी पार्टी के लिए हर दूसरे तीसरे दिन उनके लिए जिरा करने का या सुनवाई करने के लिए टाइम मिल जाता है, जबकि कोर्ट के पास
इसके लिए टाइम नहीं है कि आज तक जो इतने सालों तक कितने करोड़ केस पेंडिंग है, कितने लोग जेल में बंद है, और ये जो ईडी के वकील हैं या तुषार मेहता, इन सारों लोगों ने बोला वहाँ पे कि आपके पास कोर्ट के पास अगर कितने जो केसेज हैं वो पेंडिंग है, उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल के लिए बार बार क्यों समय देते हैं। इनडायरेक्टली वो जुडिशियल सिस्टम पे उंगली उठा रहे थे। उन्होंने आगे ये भी बोला कि परिपाटी साबित करेंगे, ये लोग तरह तरह से अपने जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बोल रहा हूँ उन्होंने कि अगर किसी को कोई बोलेगा कि अब तो एक मीम्स भी चल रहा है, आपने देखा होगा एक्स पे काफ़ी, उस पर 4 जो टॉप 4 जो ट्रेंडिंग था उसमें से सब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड था। एक उसमें से चौथा आप जाएंगे तो ऐसे नाम से है कि मैं बोल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि वो कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाएगा यूट्यूब पे। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि कोर्ट के पास इसलिए टाइम उनके लिए नहीं है जिनको जरूरत है, लेकिन आप सोचिए कि बाद में एक परिपाटी साबित होगा कि हर लोग तरह तरह से जमानत के लिए अर्जी देने लगे। कोई बोलेगा कि खेत में पानी देना है, बारिश होने वाली है इसलिए मुझे छोड़ा जाए, और हर कोई जैसे कि अभी देखे कि अभी आनंद पाल उन्होंने भी अपना एक कोर्ट में याचिका दायर किया कि उनको भी जमानत चाहिए कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इस तरह का एक नया परिपाटी शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जेलों में जो आंकड़ा है बीबीसी का, 77% कैदी जो है वो विचाराधीन है, आधे बिता चुके 3 महीने से 2 साल तक सजा। मतलब आप सोचिए कि कोर्ट के पास उनके पास टाइम नहीं उनकी बात सुनने के लिए, और वो 3 महीने से 2 साल तक वो केवल डेट नहीं मिल रहा है। अब वो निर्दोष होंगे, कितना होंगे वो तो अलग आंकड़ा होगा, कि वो 2 साल तक वो जेल में बंद है केवल कोर्ट के समय के लिए। और इसके अलावा एक और आंकड़ा है कि 31 दिसंबर 2021 तक भारतीय जेलों में कुल 5,54,034 कैदी थे, लेकिन इसमें से 22% कैदी ऐसे थे जिनका दोष साबित हो चुका है। मतलब आप सोचिए केवल 22% ही का दोष साबित हो चुका है और उसकी सजा काट रहे थे। बाकी 77% कैदी, मतलब कि 4,27,165 कैदी अंडर ट्रायल या विचाराधीन कैदी थे जिनका दोष अभी तक साबित नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि कोर्ट के पास ऐसे जो मामले हैं जिनके घर के कोई बच्चा है भी, और किसी का पति हो, किसी का भाई हो, किसी का बेटा हो, वो सब जेल में बंद हैं, लेकिन उसके ऊपर कोर्ट की कोई भी ना सुनवाई जा रही है, ना देखने जा रही है। और कई लोग जब तक उनके ऊपर कोई फैसला आता है काफ़ी बूढ़े हो जाते हैं वो लोग। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब आप बोल सकते हैं कि इतना बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है जो कि आपको जानना चाहिए कि ये आंकड़ा है कैसा। इसी के ऊपर राहुल शिवशंकर, जो कि पहले टाइम्स नाउ भारत पे इंडिया फ्रंट लेके आते थे, जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक लिखा है कि मई 9 को 2013 में एससी ने सुप्रीम कोर्ट डिनाइड द जगन रेड्डी बेल। उसके बाद अक्टूबर 2014 में कर्नाटका हाई कोर्ट वाइल डिनाइंग बेल टू द जयललिता। अक्टूबर 2014 में हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन बेल टू द चौटाला। उसके बाद फरवरी 8, 2002 में जो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया अंतरिम, मतलब बेल टू आजम, जो आजम खान थे उनके ऊपर जो बेल को पिलिया को निरस्त किया। उसके बाद 10 मई को 2024 को एससी डिपोजिट ऑफ द हेमंत सोरेन बेल पिलिया, मतलब उसको भी किया। तो ऐसा अरविंद केजरीवाल में क्या है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को इतना वो दिया जा रहा है कि आप बोल सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को तवज्जो दिया रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला सवाल है, और ये आगे जो आने वाला जुडिशियल सिस्टम के लिए बहुत ही बड़ा, बोल सकते हैं कि एक भयावह स्थिति होगी, कि बोल सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ऐसे ही हिंदुस्तान का इसमें कि मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट टेल्स अमित शाह टू लीव गुजरात बाय टुमारो। मतलब आप सोचिए कि गुजरात में अमित शाह जो थे उनके पास, उनको सिस्टम में जब गिरफ्तार किया गया उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन उनको बाद में तड़ीपार किया गया, जो आजकल वो विपक्षी दल उनको तड़ीपार करते हैं। तो इस तरीके से कोर्ट का जो डिसीजन या जो वो जजमेंट आ रहा है वो बहुत ही बायस्ड है, वो डिस्क्रिमिनेशन वाला है, जो कि दिखता है। अब मैं आता हूँ, ये तो एक बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी अगर देश में
लोगों का विश्वास जो है जुडिशियल सिस्टम से उतर जाएगा, जैसे कि पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनके ऊपर से उतर रहा है, कोई भी व्यवस्था से उतर रहा है, न्यायिक व्यवस्था से उतर जाएगी, तो आप सोचिए कि देश कहाँ किस गर्त में जाने वाला है। अब हम आते हैं जो दूसरा जो एक सेंसस आया, प्राइम मिनिस्टर के जो आर्थिक सलाहकार ने एक सेंसस जारी किया कि देश में जो मुस्लिम आबादी है वो 43 पॉइंट कुछ % के हिसाब से बढ़ रही है, और जो हिंदी बहुसंख्यक समाज है उसका जो आबादी है 7.98 के हिसाब से घट रही है, मतलब 8% के हिसाब से घट रही है। जो कि अगर तुलना आप करें 100 में से 43 लोग बढ़ रहे हैं और 100 में से एक भी आदमी अगर बहुसंख्यक समाज के नहीं बढ़ रहे हैं, तो एक टाइम में जाते जाते ये इतनी भयावह स्थिति हो जाएगी कि पूरी डेमोग्राफी चेंज हो सकती है। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 में से कितने लोग बढ़ रहे हैं और 100 में से कितने लोग घट रहे हैं, तो उस हिसाब से देखते थे कि अगर 20 साल के बाद देखने जाएंगे तो मुस्लिम आबादी देश में इतनी बढ़ जाएगी और जो बहुसंख्यक आबादी हो गई वो करीब करीब नीचे आ जाएगी, मुस्लिम आबादी डोमिनेट करेगी। तो पूरी की पूरी देश की जो बोल सकते हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो सकती है। जैसा कि आपने यूरोप में देखा होगा कि यूरोप में पहले आप जर्मनी को उठाइए, अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पे शरिया कानून लागू करने में बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि उसका वजह ये है कि वहाँ पे पहले 6% आबादी थी और वो 16% की, मतलब आप 80 लाख के करीब, पूरा जर्मनी की आबादी 6 करोड़ के आसपास है। उसमें से आप सोच लीजिए कि अगर 10% से ऊपर, पहले 6% थे, अभी मतलब 15 से 20% अगर वहाँ पे मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वहाँ पे बहुत कानून व्यवस्था के हिसाब से वहाँ पे लोग फेस कर रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, जो जितने भी न्यूज़ जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आप चाहे तो जाके इंटरनेट है आप लोग के पास, सबके हाथ में मोबाइल है, चेक कर सकते हैं। सेम कंडीशन आप यूके में चला जाइए, यूनाइटेड किंगडम का वही हालत है। फिनलैंड में देखिए बहुत ही भयावह स्थिति वहाँ के, तो आपको वहाँ के जो सरकारी आंकड़े हैं उन्होंने तो ये बताया कि 2065 तक जाते जाते, या और एक जगह आप स्वीडन में जाते 2047 तक जाते जाते ये पूरी तरह से मुस्लिम कंट्री हो जाएगी, इस्लामिक कंट्री हो जाएगी। ऐसा रिपोर्ट का मैं बता रहा हूँ, आ जाते तो स्वीडन का और फिनलैंड का आप जाके चेक कर सकते हो। ऐसे ही यूनाइटेड किंगडम का भी जो आंकड़ा आया था जिसपे ऋषि सुनक ने भी भाषण दिया था, वो वैसा ही है। और अभी आपने देखा होगा कि फिलहाल कुछ टाइम से, एक हफ्ते से जो बाइडन है और जो काफ़ी तल्ख हमला हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, उसका मुद्दा भी यही है कि वो गाजा में जो विस्थापित लोग हैं, जो गाजा के लोग जो हैं, वो कैसे वो जो बाइडन चाहते हैं कि यूएस में उनको जगह दिया जाए। और वो पहले से ट्रंप बोल रहे हैं कि जिसकी वजह से जो बाहर से इलीगल जो माइग्रेंट आए हैं उनकी वजह से वहाँ की डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है और ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ के जो मूल अमेरिकी लोग हैं उन पे खतरा मंडरा रहा है, उनको छीना झपटी मार काट ये सब का बहुत ज़्यादा माहौल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से वहाँ की जो सिचुएशन है, तो ये मैंने आपको बताया, जाके आप चेक कर सकते हैं। और मैंने इसीलिए एक बार वीडियो बनाया था, तो बताया था कि क्राइम के रेशियो में जनसंख्या के हिसाब से किस कम्युनिटी के लोग जेल में ज़्यादा हैं, वो आपको मैं विस्तृत उसको बता चुका हूँ। चाहे यूनाइटेड किंगडम लीजिए, यूएस ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, स्वीडन ले लीजिए, या जर्मनी ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, वहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनसंख्या के अनुपात से 20% या 6 टाइम ज़्यादा लोग जेल में हैं, उनके क्राइम के चार्जेज हैं। तो आपको ये चीज़ें बताने के लिए आपको कि आप जाके रिसर्च करो, आप जानो इंटरनेट पे और समझने का प्रयास करो कि ये स्थिति कैसा हो सकता है। तीसरा मुद्दा आते हैं जो कि मैंने बताया था कि राहुल गांधी के ऊपर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अब राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है, मैं मानता हूँ ज़्यादातर इंडिया के लोग जो आम पब्लिक है वो मानती है कि वहाँ से वो डर के मारे वो चले गए रायबरेली। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए कि जो के.एल. शर्मा हैं जो अगर जीत जाते हैं, जो कि चांसेस कम है, तो उनको लड़ाने से उनको अगर देखा जाए तो क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। फ़ायदा मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कि अगर वो हार गए तो बोलेंगे कि चलिए स्मृति ईरानी को तो हम लोग बहुत छोटा आदमी अपने कार्यकर्ता था, हमारे यहाँ काम कर, उनको लड़ाया तो कोई हारने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो जीत जाते हैं तो उससे क्या होगा कि वो बोल सकते हैं कि देखिए हम तो किसी को भी खड़ा करें तो हमारा गांधी परिवार का इतना ज़्यादा वर्चस्व है कि हम किसी को भी चुनाव में जिता सकते हैं। लेकिन इसके नुकसान क्या है
कि अगर वो चुनाव जीत गए तो ये भी लोग बोल सकते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो जो चुनाव को स्मृति ईरानी से इतने बड़े लीडर हार गए, एक छोटा कार्यकर्ता उस चुनाव में गांधी फैमिली से ऊपर है कि जितना उसकी ज़्यादा पकड़ है अमेठी में वो जीत के दिखाया। तो अगर देखा जाए तो किसी भी मामले में जो राहुल गांधी की है वो वहाँ पे देखा जाए तो राहुल गांधी या गांधी फैमिली के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। अगर वो हारना तो तय है, हारेंगे तो अगर देखा जाए तो मतलब प्रियंका गांधी का जो राजनीतिक जो अपना हैसियत है वो पहले भी कम होता रहा है। जो उन्होंने पहले भी प्रचार किया, उनको उत्तर प्रदेश का वो भी बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो असेंबली में 2 सीट लेके आए, 2.7 का उनका मतलब बोल सकते हैं वोट शेयर है। और वैसे ही आप एमपी के चुनाव में भी देख लीजिए, जब वो थे तो उनका वोट प्रतिशत क्या रहा है, वोट और उनका जो बोल सकते हैं कि एक ही केवल कैंडिडेट केवल रायबरेली से वो है, उन्होंने जीता था अपना सोनिया गांधी ने। लेकिन अब रायबरेली में आइए कि रायबरेली में जो दिनेश प्रताप सिंह वहाँ के जो राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो राहुल गांधी के खिलाफ जो लड़े दिनेश प्रताप सिंह वहाँ पे रहते हैं, वहाँ से बाहर गए नहीं। राहुल गांधी नॉमिनेशन के बाद एक बार भी नहीं गए, केवल वहाँ पे प्रियंका गांधी प्रचार कर रही हैं। और आज के टाइम में प्रियंका गांधी जो आप पहले के इलेक्शन को अगर 2019 का 2022 का चुनाव का अगर उठा के देखें असेंबली और पार्लियामेंट का, तो आपको प्रियंका गांधी का वर्चस्व पता चल जाएगा, जो उनकी हैसियत क्या है, उनके प्रचार करने से कितना वो सीट निकलवा सकती है, कितना क्या चीज़ है। और जो दिनेश प्रताप सिंह हैं वहीं के रहने वाले हैं और उनकी पकड़ है, जिसकी वजह से जो सोनिया गांधी का जो विनिंग मार्जिन था वो करीब 2 लाख घट गया 2019 में। जो 2014 में 3.5 लाख से ऊपर जीती थी वो करीब 165 पे आके अटक गया। इसलिए सोनिया गांधी को सीट छोड़ना पड़ा। वो तो नहीं समझ रही थी कि उम्र के इस पड़ाव पे उनको राहुल गांधी की तरह यही समस्या का सामना करना पड़ेगा, या बोल सकते हैं कि जो डिफीट का सामना करना पड़ा जो अमेठी में राहुल गांधी ने वो किया। और मेरा ये मानना है कि वहाँ के ज़्यादातर लोग आज के टाइम में बीजेपी के सपोर्ट में जितने भी एमएलसी एमएलए हैं, और इसलिए आज के टाइम में राहुल गांधी के लिए ये सीट भी खतरे से खाली नहीं है। कन्नौज का सीट भी मैंने ऐसे ही बोला था कि वहाँ पे जो अखिलेश यादव हैं वो चुनाव हारने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा अगले अंक में बताएंगे, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।